नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्जाम अध्ययन। ये दैनिक भास्कर का संपादकीय है। जाते और कैश का वितरण सबसे बड़े मुद्दे बन गए हैं। कौन सा? जाति और कैश का वितरण। सिलावट जी लिखते हैं ये दैनिक भास्कर के संपादकीय में कि भारत में आज गरीब के लिए 10,000 रुपये की उपयोगिता और ताकत देखनी है तो बिहार घूम कर आई है। क्या हो रहा है कि गरीब की लिए 10,000 रुपये की उपयोगिता क्या होती है और ताकत देखना है तो बिहार घूमकर आइए। गांव मोहल्लों में प्रधानमंत्री से मिले 10,000 रुपये की चर्चा है। विधानसभा चुनाव से ठीक पहले राज्य सरकार ने 18 से 60 साल की सभी गैर आयकरदाता गरीब महिलाओं को व्यवसाय शुरू करने के लिए 10-10 हज़ार रुपये बांटे हैं। 6 और 11 नवंबर को यदि नीतीश के नेतृत्व में एनडीए महिलाओं को पोलिंग बूथों पर लाने में सफल हुआ तो यह तेजस्वी और महागठबंधन के लिए मुश्किलें पैदा करेगा। बिहार चुनाव में आज कैश वितरण से बड़ा कोई मुद्दा नहीं है। ऐसा नहीं कि आरजेडी कांग्रेस का महागठबंधन कमजोर है, लेकिन उसका अतीत उसे सताता था। 2025 के चुनाव में 20 साल पुरानी हकीकतों की चर्चा है और एनडीए जंगल राज के नारे को मजबूत चुनावी हथियार बना रहा है। इसके जवाब में महागठबंधन ने युवाओं के पलायन, ऊंची बेरोजगारी दर और आजीविका के घटते साधन जैसे गंभीर मुद्दे उठाए हैं। दोनों गठबंधनों के घोषणा पत्र में रेवड़ियों की भरमार है। ऐसे में हम कह सकते हैं कि चुनावी मौसम हमेशा सपने दिखाने का खेल है। बिहार में वोटर वोट देने से पहले अपनी जाति और फायदे नुकसान का आकलन करते हैं। दलों की जाति आधारित सियासत के आधार पर पूरी जांच पड़ताल के बाद ही वोट देते हैं। वे कहते हैं कि बेटी और वोट जाति में ही देनी चाहिए। यूँ तो जाति के आधार पर पूरे देश में ही राजनीति की जाती है, लेकिन बिहार में यह परिवार की सुरक्षा का मसला भी है। बिहार का चुनाव दूसरे राज्यों से अलग है। कर्नाटका, तेलंगाना और तमिलनाडु से तुलना करें तो बिहार में दलों और प्रत्याशियों को कम पैसों की जरूरत होती है। बिहारी मतदाता राजनीतिक रूप से चतुर और अपने रुख में दृढ़ होते हैं। वर्तमान में मतदाता मोटे तौर पर 2 श्रेणियों में बटे हैं। 14.2% यादव और 17.7% मुसलमान हैं, जिसमें से अधिकतर तेजस्वी और महागठबंधन को समर्थन की बात करते हैं। ये कहते हैं कि जंगल राज महज भाजपा का चुनावी प्रोपेगेंडा है। बीते 2 से 3 सालों में बिहार में कानून व्यवस्था लालू के दौर से बेहतर नहीं है। जन स्वराज पार्टी दुलारचंद यादव की हत्या के मामले में आरोपी अनंत सिंह जेडीयू और एनडीए के ही उम्मीदवार हैं। एक आरजेडी समर्थक ने मोकामा में एक संवाददाता से कहा, अब बताइए कि नीतीश राज में बिहार में क्या बदला है। इधर गैर यादव ओबीसी 14% है, अति पिछड़ा वर्ग 36% की मतदाताओं, महिलाओं और ब्राह्मण, राजपूत, भूमिहार और अगड़ी जातियां 15.52% के वोटरों से बात करें तो आज भी उनके शब्दों में लालू का डर नजर आता है। नीतीश ने अपने शुरुआती वर्षों में बिहार को आपराधिक अंधकार से निकाला था। लोग आज भी उसकी कृतज्ञता मानते हैं। कहा जाता है कि नीतीश को आंशिक स्मृति लोप है, लेकिन राजगीर के समीप एक युवा मतदाता कहते हैं कि पिता की याददाश्त कमजोर हो तो उन्हें घर से नहीं निकालते। बिहार में लंबा शासन करने के बावजूद भाजपा की कमजोर यह है कि वह नीतीश जैसा भरोसा नहीं कमा पाई है। उसके पास करिश्माई नेता नहीं है। नीतीश के बिना वह अति पिछड़ा वर्ग और दलितों को भी अपनी छतरी तले नहीं ला सकते हैं, लेकिन तयशुदा तौर पर वह अपने भीतर बदलाव ला रही है। भाजपा उत्तरी और उत्तर पश्चिमी बिहार के मुस्लिम यादव वोटर जानते हैं कि नीतीश के सहारे चल रही भाजपा बिहार को लेकर अब कई नई योजना का खुलासा करेगी।
सरकार के 75 लाख गरीब महिलाओं को 10-10 हज़ार रुपये देने के बाद दावों पर महागठबंधन इसे वोटरों का रिश्वत देना कहता है, जबकि अमित शाह इसे व्यापार शुरू करने के लिए सीड मनी बताते हैं। कई मायनों में बिहार का चुनाव एक हाइपर लोकल चुनाव जैसा है। टिकट वितरण की तुलना करें तो आरजेडी ने यादवों पर भरोसा जताया है और भाजपा ने बड़ी संख्या में अगड़ी जातियों के प्रत्याशियों को वोट दिया है। सियासत में जातियों का प्रभाव कम करने के लिए बिहार बहुत कुछ नहीं कर पाया है। बिहार में वोटर वोट देने से पहले अपनी जाति और फायदे नुकसान का आकलन करते हैं। जाति आधार सियासत के आधार पर पूरी जांच पड़ताल के बाद ही वोट देते हैं। वे कहते भी हैं कि बेटी और वोट जाति में ही देनी चाहिए। यह परिवार की सुरक्षा का मसला भी है। अगला बिजनेस स्टैंडर्ड का एडिटोरियल है, महिलाओं को नकदी हस्तांतरण। PRS लेजिस्लेटिव रिसर्च ने राज्य सरकारों की वित्तीय हालात को लेकर एक व्यापक रिपोर्ट पेश की है। सच तो यह है कि राज्य सरकारें कुल सरकारी व्यय के 2/3 हिस्से के लिए जिम्मेदार होती हैं, लेकिन उनकी वित्तीय सेहत पर सार्वजनिक बहस में पर्याप्त चर्चा नहीं होती है। ऐसे में इस प्रकार की राज्य रिपोर्ट राज्य सरकारों की वित्तीय हालत से संबंधित आम समझ को बेहतर बनाने में मदद करती है। उम्मीद के मुताबिक ही रिपोर्ट राज्यों की वित्तीय स्थिति को लेकर कुछ कमियों को रेखांकित करती है, जिन पर यहाँ चर्चा करना उपयोगी है। उदाहरण के लिए स्पष्ट होता है कि वर्ष 2023-24 में राज्यों ने अपनी राजस्व प्राप्तियों का 60% से अधिक वेतन, पेंशन और सब्सिडी और ब्याज भुगतान जैसे मदों पर खर्च किया। समग्र स्तर पर राज्यों ने सकल राज्य घरेलू उत्पाद 0.4% राजस्व घाटा भी दर्ज किया है, जिसका अर्थ है कि वे बार बार होने वाले खर्चों को पूरी करने के लिए उधार ले रहे हैं। प्रतिबद्ध व्यय का उच्च स्तर विकासात्मक कार्यों को करने की राज्य सरकारों की क्षमता को सीमित करता है। राज्यों की पूंजीगत व्यय को केंद्र सरकार की विशेष सहायता योजना से मदद मिल रही है। इस योजना के तहत राज्यों को 50 वर्ष ब्याज रहित ऋण दिया जा रहा है, 50 वर्ष का, और 2020-21 से 25-26 तक राज्यों को इस योजना के तहत 4 लाख करोड़ रुपए से अधिक का ऋण दिया गया है। विश्लेषण बताता है कि अपने स्रोतों से राज्यों को पूंजीगत व्यय सपाट बन रहा है और बेहतरी को केंद्र सरकार से सहायता मिल रही है। यह एक आदर्श स्थिति नहीं है, क्योंकि यदि केंद्र सरकार द्वारा दी जा रही सहायता को बंद कर दिया गया, जिसे जारी रखना उसकी बाध्यता नहीं है, तो इससे राज्य सरकारों को पूंजीगत व्यय में तेजी से गिरावट आ सकती है, जिससे कुल आर्थिक वृद्धि पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। रिपोर्ट में उजागर किया है कि एक और महत्वपूर्ण पहलू है कि राज्यों के बीच बढ़ती असमानता। जिन राज्यों के प्रति व्यक्ति आय अधिक है, वे राजस्व जुटा पाते हैं और इस कारण उनके पास विकास पर खर्च करने की क्षमता भी अधिक होती है। यह प्रवृत्ति समृद्ध और गरीब राज्यों के बीच खाई को और चौड़ा करती रहेगी, जिससे आर्थिक ही नहीं बल्कि सामाजिक प्रभाव भी हो सकते हैं। इस बढ़ती असमानता को दूर करना नीति निर्माताओं के लिए एक गंभीर चुनौती होगा। एक अन्य पहलू जिस पर उचित नीतिगत ध्यान दिया गया है कि महिलाओं को बिना शर्त नकदी हस्तांतरण। PRS द्वारा जुटाए गए आंकड़े बताते हैं कि ऐसी सहायता देने वाले राज्यों की तादाद वर्ष 2023 से के 2 से बढ़कर के और 25-26 में 12 हो गई है। 25-26 में राज्यों ने कुल मिलाकर के 1.68 लाख करोड़ रुपए की राशि या GSDP है ना, GSDP का 0.5% इस मद में यानी महिलाओं को देने में खर्च किया है। ऐसी सहायता देने वाले करीब आधे राज्यों को इस वर्ष राजस्व घाटा होने की उम्मीद है। वास्तव में वे ऋण लेकर पैसे बांट रहे हैं। ऐसी योजनाओं की राजनीतिक सफलता को देखते हुए मानना उचित होगा कि आने वाले समय में और भी राज्य इसे अपनाएंगे। प्रतिस्पर्धी राजनीति के कारण समय के साथ आवंटित होने वाली राशि भी बढ़ती जाएगी। बिना शर्त हस्तांतरण अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग अर्थ भले समेटे हो, लेकिन राजनीतिक दलों के लिए लाभ स्पष्ट है। कहा जाता है कि इससे सामाजिक आर्थिक हालत में सुधार हो रहा है, परंतु यह बात बहस तलब है कि
क्या बजट की बाधाओं से जूझ रहे देश में सामाजिक आर्थिक सुधार करने की श्रेष्ठ तरीका है? स्पष्ट समझ की मदद से बजटीय संसाधनों का आवंटन सुधारा सकता है। और 25 तक राज्यों पर कुल मिलाकर के जीएसडीपी का 27.5% कर्ज था। तो FRBM समीक्षा समिति ने 17 की अनुशंसा की थी। तो राज्यों का कर्ज 20% तक रहना चाहिए। इसके अलावा राज्य सरकारें सरकारी उपक्रमों द्वारा लिए गए ऋण की भी गारंटी देती है। और 23-24 में जीएसडीपी का 4.2% था। यह राज्यों की वित्तीय हालत के लिए जोखिम है। उल्लेखनीय है कि हिमाचल प्रदेश, पंजाब जैसे कुछ राज्य कुल आंकड़ों से कई अधिक गंभीर वित्तीय संकट में हैं। इन्हें अलग नीतिगत हस्तक्षेप की आवश्यकता हो सकती है। अगला, विदेशी निवेशकों के मन में भारत की छवि। आकाश प्रकाश लेखक अमांशा कैपिटल से संबंधित हैं। पिछले दिनों मुझे वैश्विक निवेशकों के साथ कुछ समय बिताने का अवसर मिला। इनमें से कुछ तो पूंजी के सबसे चतुर दीर्घकालिक आवंटकों में शुमार हैं। उनका प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा है। वे इस उद्योग को नेतृत्व भी प्रदान करते रहे। इतने वर्षों से लगातार यह सब करते हुए मुझे भी समझ आने लगा कि कैसे समय के साथ प्राथमिकताएं और थीम बदल सकती हैं। मेरे लिए इनमें से प्रमुख हासिल क्या रहा? इस यात्रा के दौरान मुझे भारत को लेकर जितनी उदासीनता देखने को मिली उतनी पहले कभी नहीं मिली थी। ये हालत 20 वर्ष पहले की याद दिला रहे थे। मेरी मुलाकात सबसे हुई, लेकिन इसके पीछे उनकी विनम्रता और पुराने रिश्ते ही बड़ी वजह थे। एक भी बैठक ऐसी नहीं हुई जहां लोगों ने भारत के बाजारों में निवेश का इरादा जताया हो। एक भी बैठक ऐसी नहीं हुई है। वे भारत के बारे में जानकारी पाकर खुश थे और तर्क समझ सकते थे कि भारत सापेक्ष प्रदर्शन के मामले में अब क्यों अपने निम्नतम बिंदु पर पहुंच चुका है, यानी यहाँ से ऊपर ही जाएगा। परंतु किसी भी प्रकार की कार्रवाई को लेकर उनका कोई झुकाव नहीं था। यह काफ़ी गंभीर बात है। भारत को लेकर वही पुरानी चिंता है। मूल्यांकन बहुत अधिक है। आर्थिक और आय के क्षेत्र में कोई गति नहीं है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में हमारी कोई तरक्की नहीं है, न ही हम इसके लाभार्थी हैं। हम लोक लुभावन में उलझे हुए हैं। कई वर्षों में पहली बार मुझे सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी के 7% के स्तर पर टिकाऊ बने रहने को लेकर सवालों का सामना करना पड़ा। पहले इसे स्वाभाविक माना जाता था। पहली बार मुझे ऐसे सवालों का सामना करना पड़ा क्योंकि भारत निम्न मध्यम आय वाले देशों के रूप में अटका नहीं रह सकता है। एआई के आगमन और रोजगार पर इसके असर के साथ भारत की आबादी अब उतनी बड़ी शक्ति नजर नहीं आती। कई लोगों ने मुझसे पूछा कि भारत एआई क्षेत्र में सक्रिय क्यों नहीं है। तो मुझे बताया गया कि चीन शोध एवं विकास पर भारत की तुलना में 25 गुना अधिक व्यय करता है। वहाँ शोध एवं विकास व्यय जीडीपी के 3.5% के बराबर होता है, जबकि भारत में यह व्यय 0.7% है। हालांकि चीन की अर्थव्यवस्था का आकार भी भारत से 5 गुना है। जहाँ तक कि उभरते उद्योगों की बात करता है, ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जिसमें भारत प्रमुख भागीदार हो, जिसकी तकनीक पर नियंत्रण रहता हो। वाहन और औषधि क्षेत्र के उद्योगों में भी भारत पीछे छूट रहा है। क्या शेयर पर रिटर्न और मार्जिन पर भारत का जोर कुछ ज़्यादा ही आगे बढ़ चुका है? क्या बाजार पूंजीकरण को लेकर जुनून लंबी अवधि के नवाचार को क्षति पहुंचा रहा है? क्या हमारा बाजार अल्पकालिक सोच में ज़्यादा उलझा हुआ है? सबसे प्रमुख संदेश यही था कि दुनिया एक और चीन को सहन नहीं कर सकती है। चीन वैश्विक विनिर्माण के क्षेत्र में दबदबे से पीछे नहीं हट रहा है। वह अपनी हिस्सेदारी बनाए रखने के लिए जद्दोजहद में लगा हुआ है। भारत जैसे आकार के देश के लिए यह गुंजाइश नहीं है कि वह विनिर्माण और निर्यात के क्षेत्र में ऐसा कुछ करें जैसा कि चीन ने 3 दशकों में किया है। शेष विश्व इसे स्वीकार नहीं करेगा क्योंकि इस समय वैश्वीकरण का भारी राजनीतिक प्रतिरोध हो रहा है। आईटी सेवाओं के क्षेत्र में क्या एआई सोने के अंडे देने वाली मुर्गी को नुकसान पहुंचाएगा? अगर हमें दफ्तरों में काम करने वाले कम लोगों की जरूरत होगी तो इन भूमिकाओं को विदेशी स्थानांतरित करने की क्या संभावना है? जो नौकरियां बची रहेंगी उन्हें देश में ही रखना जरूरी है ताकि सामाजिक शांति बनी रहे। ये सारी वृद्धि
ये सारी बातें वृद्धि में स्थिरता और उसके अनुमान से जुड़ी हुई हैं। जब हर कोई इस बात से सहमत होता है कि भारत में दशकों तक तेज वृद्धि हासिल करने की क्षमता है, तो वे ऊंची मूल्यांकन और वृद्धि की कीमत चुकाने को तैयार होते हैं। लेकिन अगर वृद्धि ही संदेह के दायरे में आ जाए तो मौजूदा मूल्यांकन टिकाऊ नहीं रह सकता है। विदेशी निवेशकों पर लगने वाले पूंजीगत लाभ कर को लेकर भी वास्तविक चिंताएं थीं। उन्हें किसी अन्य विदेशी बाजार में ऐसा कर नहीं चुकाना होता है। इस बात ने बीते कुछ वर्षों में रिटर्न पर असर डाला है। यही वजह है कि भारत का आकर्षण कम हुआ है। शुल्क दरों और भू राजनीति को लेकर ज़्यादातर लोग चिंतित नहीं थे। हर किसी को यही लगता था कि अमेरिका के लिए चीन ही इकलौता वास्तविक रणनीतिक प्रतिद्वंदी है। चीन को काबू में रखने के लिहाज से भारत महत्वपूर्ण है और इससे यह सुनिश्चित होगा कि भारत और अमेरिका के बीच रिश्ते लंबे समय तक ठंडे नहीं रहेंगे। हालांकि इस घटनाक्रम ने भारत की आर्थिक प्रभावशीलता की कमी को उजागर कर दिया है। भारत भले ही दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हो, लेकिन वह किसी आपूर्ति श्रृंखला में वास्तव में अपरिहार्य भूमिका निभाता है। अधिकांश निवेशक आवंटक अभी भी नकदी के मोर्चे पर कठिनाई का सामना कर रहे हैं। हालांकि 12 महीने पहले की तुलना में बेहतर है, लेकिन अमेरिका का प्रारंभिक सार्वजनिक निर्गम बाजार अभी भी पूरी तरह से खुला नहीं है। संभावित सूचीबद्धता की पाइपलाइन बहुत बड़ी है, लेकिन सभी यूनिकॉर्न कंपनियों का मुद्रीकरण संभव नहीं है। किसी भी नई निवेश की अपेक्षित तरलता पर बारीकी से नज़र रखी जा सकती है और नकदी की कमी का जोखिम उठाने के लिए भुगतान प्राप्त करना एक सामान्य विषय बन गया है। भारत डिस्ट्रीब्यूशन टू पेड इन कैपिटल यानी डीपीआई के दृष्टिकोण से भी एक कमजोर कड़ी बनाएगा। भारत में एक प्राइवेट इक्विटी और वेंचर कैपिटल इस मोर्चे पर काफ़ी निराशाजनक रहे हैं, जबकि यहाँ आईपीओ बाजार दुनिया के सबसे मजबूत बाजारों में से एक है। इसके अलावा नए फंड्स के आकार को लेकर भी काफ़ी बहस हुई है। हर किसी के दिमाग में एआई ही प्रमुख है। कुछ लोग इतने भाग्यशाली हैं कि उनके पास इस विषय में बहुत अधिक निवेश है। वे बबल यानी कीमतों में भारी अस्थायी उछाल को लेकर चिंतित हैं, कब बाहर निकलना चाहिए। दूसरे लोग इस क्षेत्र में पर्याप्त निवेश नहीं है, सोच रहे हैं कि अब क्या निवेश करना उचित होगा। एआई दुनिया को कैसे बदलेगा, बबल के दौर में निवेश कैसे किया जाए, क्या 1999 से 2000 का .com बबल एक अच्छा मार्गदर्शक साबित हो सकता है। उभरती बाजारों में लंबे समय के बाद नए सिरे से रुचि देखी गई है। कई निवेशक डॉलरों में अपना जोखिम कम करने को लेकर उत्सुक थे। उभरते बाजारों के शेयर परिसंपत्ति वर्ग ने 15 वर्षों में के कमजोर प्रदर्शन के बाद आखिरकार इस वर्ष में बेहतर प्रदर्शन किया है। यह नए रुझान की शुरुआत हो सकती है। अगर धन अमेरिका से उभरते बाजारों में आता है तो इस क्षेत्र में बहुत आवक होगी। मैंने भारत में रुचि की कमी को एक विरोधाभासी सकारात्मक संकेत के रूप में देखा है। इसके साथ ही विदेशी स्वामित्व का रिकॉर्ड निम्न स्तर सभी फंडों द्वारा संरचनात्मक रूप से भारत में कम निवेश और गत 5 साल में विदेशी निवेश प्रवाह को शून्य स्तर भी इस संकेत को मजबूती करते हैं। भारत ने गत एक वर्ष में उभरते बाजारों और एशिया की तुलना में 30% कमजोर प्रदर्शन किया है। यह पिछले 30 साल में एक रिकॉर्ड है। क्या है? भारत ने गत एक वर्ष में उभरते बाजारों और एशिया की तुलना में 30% कमजोर प्रदर्शन किया है। अब पिछले 30 सालों में एक रिकॉर्ड है। उम्मीद है कि वित्त वर्ष 27 में आय की गति बढ़ेगी, खासतौर पर वित्तीय क्षेत्र के नेतृत्व में ऐसा होगा जो नॉमिनल जीडीपी का 400 आधार अंक तक बढ़ेगा। वैश्विक निवेश प्रवाह किसी न किसी चरण में फिर से शुरू हुआ, चाहे वो उभरते बाजारों की वापसी के साथ हो या एआई कारोबार के फीके पड़ने पर। मूल्यांकन सस्ती तो नहीं है, लेकिन पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 15% कम है। इस यात्रा के दौरान जो संशय मैंने महसूस किया है, उसके बावजूद मुझे लगता है कि भारत के लिए अगले वित्तीय वर्ष की स्थिति सकारात्मक दिख रही है, और बशर्ते घरेलू निवेश प्रवाह स्थिर रहे और हम आईपीओ बाजार को क्षति नहीं पहुंचाए हैं। इस टाइप से बात है।
जनसत्ता का ये संपादकीय अंतरिक्ष में उम्मीद की नई उड़ान, अभिषेक कुमार सिंह लिखते हैं। आइए देखते हैं इसको। भारत अब एक नई उड़ान पर है। यह उड़ान अंतरिक्ष के जरिए देश की सुरक्षा और जनता के सतत विकास के लक्ष्यों को साधने वाली है। इन सपनों को साकार करने में अहम भूमिका भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की ताकतवर रॉकेट और उपग्रहों की है, जो सफलता के नई कीर्तिमान रचते हुए अपनी क्षमता योग्यता साबित कर रहे हैं। इसमें सबसे ताज़ा उपलब्धि बीते 2 नवंबर की है, जब इसरो ने अपने सबसे ताकतवर रॉकेट LVM-3 और M5 से देश का अब तक का सबसे वजनी उपग्रह GSAT-7R प्रक्षेपित किया। अब तक का सबसे वजनी रॉकेट कौन सा है? सैटेलाइट GSAT-7R प्रक्षेपित किया है। तो सामरिक और भारतीय नौसेना की संचालन जरूरतों को साधने के लिए विकसित यह उपग्रह आत्मनिर्भरता के साथ साथ दुनिया के अंतरिक्ष बाजारों में भारत की बढ़ती साख की मिसाल है। अंतरिक्ष के क्षेत्र में बढ़त की बात आती है तो मामला वजनदार उपग्रहों और ताकतवर रॉकेटों पर आकर टिक जाता है। भविष्य की अंतरिक्ष होड़ वजनदार उपग्रहों को ले जाने, अंतरिक्ष स्टेशनों के निर्माण और चंद्रयान और मंगल पर मिशन भेजने की क्षमता को लेकर है। इस मामले में अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा दिनों दिन तेज हो रही है। तथ्य में देखें तो अमेरिका में सरकारी एजेंसी नासा और निजी एजेंसी स्पेस एक्स और रूस की रासकास्मास और चीन की CNSA, यूरोप की ESA एजेंसियों से भारत का इसरो प्रतिस्पर्धा में है। तो अमेरिका की स्पेस एक्स दुनिया का अब तक का सबसे ताकतवर रॉकेट फॉल्कन हैवी और स्टारशिप विकसित कर रही है, जो 100 टन से ज़्यादा पेलोड ले जाने में सक्षम होगा। चीन भी अपने भारी रॉकेट लॉन्ग मार्च B5 और भविष्य के लिए लॉन्ग मार्च 9 जैसे सुपर रॉकेटों का निर्माण कार्य जारी रखे हुए हैं। इस किस्म के ताकतवर रॉकेटों में रूस के प्रोटॉन और विकसित किए जा रहे रॉकेट अंगारा, इनका भी नाम शामिल है। ऐसे में 4.5 टन वजन वाले संचार उपग्रह GSAT-7R CMS-03 के सफल प्रक्षेपण ने भारत और इसरो को वह आत्मबल दिया है जो देश को सामरिक, वैज्ञानिक और वाणिज्यिक मिशनों में अग्रणी पंक्ति में शामिल कराने के लिए जरूरी है। उल्लेखनीय GSAT-7R अब तक का भारत का सबसे भारी संचार उपग्रह है। कई अत्याधुनिक स्वदेशी घटकों वाला यह उपग्रह विशेष रूप से भारतीय नौसेना का संचालन और सामरिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विकसित किया गया है। भारी उपग्रहों को प्रक्षेपित करने में सक्षम होना इस बात का संकेत है कि अंतरिक्ष शक्ति के मामले में भारत अब वह दक्षता हासिल कर चुका है जिसके लिए कभी रूस या अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसियों के बाहर कोई विकल्प मौजूद ही नहीं था। जहाँ तक कि GSAT-7R की क्षमताओं की बात करें तो इसे भारतीय नौसेना का अब तक का सबसे आधुनिक संचार मंच कहा जा सकता है। इससे नौसेना की अंतरिक्ष आधारित संचार प्रणाली और समुद्री क्षेत्र की निगरानी क्षेत्र में कई गुना इजाफा होगा। यह उपग्रह हिंद महासागर क्षेत्र में व्यापक और बेहतर दूर संचार सेवा प्रदान करेगा। इसमें ध्वनि, डेटा और वीडियो लिंक को तेजी से ग्रहण और संप्रेषित करने वाले ऐसे आधुनिक उपकरण लगाए गए हैं जो भारतीय नौसेना के जहाज़ों, विमानों, पनडुब्बियों और समुद्री संचालन केंद्रों के बीच सुरक्षित, निर्बाध और वास्तविक समय में संचार की जरूरतों को पूरा करेंगे। जाहिर है कि यह समुद्र में नौसेना की रणनीतिक क्षमता में बढ़ोतरी करने में महत्वपूर्ण सहायक साबित होगा। करीब 4.5 टन वजनी उपग्रह को कामयाबी के साथ अंतरिक्ष की कक्षा में भेजने की घटना को भारत के लिए एक अहम पड़ाव के तौर पर देखा जा रहा है। LVM-3 M5 रॉकेट को उसकी भार उठाने की क्षमता के कारण बाहुबली भी कहा जाता है और रॉकेट विज्ञान के क्षेत्र में इस किस्म के GSLV प्रक्षेपण यान की कामयाबी का स्तर यदि हम नापना चाहें तो इसकी एक कसौटी अमेरिका के शुरुआती चंद्र मिशन होंगे। करीब 56 साल पहले अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा
ने अपने जिस यान अपोलो 11 से नील आर्मस्ट्रांग को चांद पर भेजा था उसका वजन 4,932 किलोग्राम था। यानी यदि किसी देश का रॉकेट 5 टन तक का वजन अंतरिक्ष में ले जाने की हैसियत रखता है तभी उसे चंद्रमा पर इंसान भेजने के सपने के बारे में सोचना चाहिए। जिस तरह से LVM-3M5 ने नया करिश्मा कर दिखाया है, इसका अर्थ यह निकला है कि इस रॉकेट से जल्द ही 5 टन तक के उपग्रह को अंतरिक्ष में ले जा सकता है। इससे चंद्रमा पर इंसान भेजने की भारत की दावेदारी पुख्ता होती है और चंद्रयान 4 के प्रक्षेपण में इसी रॉकेट का इस्तेमाल की योजना है। बहरहाल इस परिप्रेक्ष्य के जरिए इसरो ने साबित भी कर दिया है कि अंतरिक्ष अभियान अब सिर्फ हमारी जिज्ञासाओं का मामला भर नहीं रह गया, बल्कि भारत ने एक के बाद एक जो सफलताएं अर्जित की हैं उनके जरिए खोजों और अनुसंधान के कई संसाधनों की दहन के रास्ते खुलते हैं। इसके जरिए कारोबारी हित साधे जा सकते हैं और अच्छा क्षेत्र की जरूरतों को भी पूरा किया जा सकता है। अंतरिक्ष में उपलब्धियों की बात करें तो अमेरिका और रूस के बाद चीन इस दिशा में तेजी से बढ़ते आगे आ रहा है। यह मानव मिशन को अंतरिक्ष में भेज चुका है और इससे आगे चल करके चंद्रमा के खनिजों की दोहन की बात उसमें जेहन में है। साथ ही अपने रॉकेटों से विदेशी उपग्रहों के प्रक्षेपण बाजार में भी सेंध लगाना चाहता है। अपनी स्थापना के 5.5 दशकों के अंतराल में इसरो ने एक से बढ़कर एक कीर्तिमान स्थापित किए हैं। ताकतवर प्रक्षेपण रॉकेटों के निर्माण और बहुउद्देशीय उपग्रहों को अंतरिक्ष की कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापन करने से लेकर चंद्रमा और मंगल ग्रह की खोज संबंधी अभियानों ने पहले से ही अंतरिक्ष क्षेत्र के में भारत की धमक कायम कर रखी है। बीते 4-5 सालों में इसरो ने कई नए मोर्चों को एक साथ आगे बढ़ाया है। वर्ष 2023 में इसरो को कई सफलताएं एक साथ मिली, जिसमें से सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि थी चांद के दक्षिणी ध्रुव पर चंद्रयान 3 को सफलतापूर्वक उतारना। यह कारनामा करने वाला भारत दुनिया का पहला देश बन गया था। यह कामयाबी इसलिए भी अहम मानी जाती है क्यों न तो अमेरिका जैसी महाशक्ति ऐसा कर पाई है, न ही सिर्फ प्रतिद्वंदी रूस 2023 में ही आनंद फानंद में किए गए ऐसे प्रयासों में सफलता हासिल कर पाया था। चंद्रमा की दक्षिणी ध्रुव पर अर्थ से दुनिया की तमाम अंतरिक्ष एजेंसियों की नज़र थी, लेकिन वैज्ञानिकों तकनीकी धरातल पर यह काम इतना कठिन है कि इसे अंजाम पर पहुंचना रूस, अमेरिका या चीन के लिए एक चुनौती बन गया था। इसको ध्यान में रखते हुए अंतरिक्ष क्षेत्र में किसी बढ़त का कोई मतलब तभी है जब उससे कारोबार और अंतरिक्ष अनुसंधान के अलावा कुछ ठोस जमीनी लक्ष्य भी हासिल हों और उनसे देश की जनता की बेहतरी एवं विकास के रास्ते खुले हों। उम्मीद है कि इसरो की क्षमताओं के बल पर देश को जो कुछ हासिल होगा उससे ठोस आर्थिक विकास सुनिश्चित होगा और इसका फायदा जनता को जरूर मिलेगा। अगला समानता की वजह है। संपादकीय देश भर में आर्थिक असमानता को लगातार बढ़ते जाना अब कई मामलों में चिंता का विषय बन गया है। अर्थव्यवस्था की रफ्तार बढ़ने के साथ ही जब किसी देश में अरबपतियों की संख्या बढ़ती है तो इस पर प्रसन्नता जाहिर करने वाला प्राय भूल जाता है कि इससे के समांतर करोड़ों लोग हाशिए पे जा चुके हैं। भुखमरी, कुपोषण और बेरोजगारी उन्हें घेर रही है। स्वतंत्र विशेषज्ञों की G20 समिट की ताज़ा रिपोर्ट में वैश्विक असमानता पर चिंता जताई गई है। कहा गया है कि वर्ष 2020 में वैश्विक गरीबी में कमी लगभग रुक गई है और लेकिन दुनिया के कई देशों में आर्थिक असमानता बढ़ी है। भारत के संदर्भ में कहा गया कि यहाँ सबसे अमीर 1% लोगों की संपत्ति पिछले करीब 2 दशकों में 62% बढ़ गई है। क्या बोला है? 1% जो अमीर लोग हैं उनकी संपत्ति 2 दशकों में यानी 20 सालों में कितनी 62% बढ़ गई है। इस चमत्कारी तस्वीर के पीछे एक सच है कि करोड़ों भारतीय नागरिक एक बेहद गरीबी में गुजर बसर कर रहे हैं। वैश्विक स्तर पर स्थिति कमोबेश है और रिपोर्ट में कहा गया है कि करीब 2.25 अरब लोग गंभीर खाद्य असुरक्षा का सामना कर रहे हैं। विश्व भर में आर्थिक असमानता की गंभीर जोखिम कई स्तरों पर देखने लगे हैं। नोबेल पुरस्कार विजेता जोसेफ स्टिग्लिट्ज़ की अगुवाई में किए गए इस अध्ययन में रिपोर्ट में कहा गया चेतावनी दी गई कि वैश्विक स्तर पर असमानता संकट के स्तर पर जा चुकी है। असमानता संकट के स्तर पर जा पहुंची है। इसे न केवल लोकतंत्र बल्कि आर्थिक स्थिरता को भी खतरा है। चीन में भी समान अवधि में शीर्ष
1% लोगों की संपत्ति 54% बड़ी है। इससे पता चलता है कि दुनिया के एक बहुत बड़े हिस्से में आर्थिक असमानता की खाई इतनी गहरी हो चुकी है, इसे भरना अब आसान नहीं है। हालांकि राजनीतिक स्तर पर इच्छा शक्ति दिखाई जाए तो इस असमानता को बदला जा सकता है, मगर यह निराशाजनक है कि दुनिया की किसी भी देश की ओर इस आर्थिक असमानता को पाटने की पहल नजर नहीं होनी थी। अगर ऐसा ही चलता रहा तो दूरगामी प्रभाव होंगे और निपटना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अगला हिंदुस्तान.com का एडिटोरियल है, ड्रग्स से भी ज़्यादा खतरनाक शिक्षा में एआई का इस्तेमाल। अनुराग बेहर सीईओ है, अजीम प्रेमजी फाउंडेशन। सोचने की क्षमता का वह विलक्षण गुण है, सोचने की क्षमता वह विलक्षण गुण है जो अन्य प्राणियों से अलग कर इंसान बनाती है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी एआई उस सोचने की क्षमता को ही खत्म कर रहा है। एआई नौकरियां खत्म कर रहा है। इससे झूठ, सच, नकली, असली का अलग करना मुश्किल हो रहा है। यह अपराधियों को उकसाकर हिंसा भड़का सकता है, इससे भी बदतर स्थिति पैदा कर सकता है। इसकी बदौलत कई घटनाएं घट चुकी हैं। आशंका है कि ये सभी मिलकर अराजकता का ऐसा मंजर उपस्थित कर देंगी जो इंसानियत के लिए बहुत बड़ा खतरा होगा। कुल मिलाकर सबसे खतरनाक बात ये निकल कर आती है कि एआई हमारी इंसानियत को खोखला कर रहा है। कई मामलों में एआई के फायदे भी हैं, लेकिन मैं चीज़ों को समग्रता में देखने वाली दलीलों को मानने के लिए तैयार नहीं हूँ। एआई की बाढ़ को रोकना होगा और परमाणु क्षमता की तरह इस जिन्न को बोतल में बंद करना होगा। अगर आप यह पक्का यकीन करते हैं कि यह किसी शैक्षणिक संस्था में कुछ समय बिताए, जितना अधिक कुलीन संस्थान होगा, जितनी अधिक एआई की कुछ चीज़ों पर वहाँ पहुँच होगी, यह तेज़ी से आपका नज़रिया बदल जाएगा। नज़ीर के तौर पर काफ़ी गहन शोध के द्वारा अलग अलग तरह के मादक पदार्थों के फायदेमंद असर को खोजा जाता है, तो इसे साबित किया जाता है कि समझ जाता है कि इतने सारे परीक्षणों के बावजूद इन पदार्थों का उपयोग सिर्फ विशेषज्ञ देख रेख में किया जाता है। बात साफ है कि कई जो चीज़ें इंसानियत को बदल देती हैं उसे बहुत सावधानी से करना चाहिए। हमें अपने बच्चों को दूर रखना, सिवाय उपचार की ज़रूरत के, यहाँ तक कि वयस्कों को ऐसी चीज़ें इस्तेमाल बहुत सावधानी से करना होगा, क्योंकि पदार्थ हमें और हमारी इंसानियत को बदल देते हैं। कुछ ऐसे भी पदार्थ हैं जिन्हें अक्सर सिर्फ ड्रग्स कहा जाता है। उनका इस्तेमाल न केवल सख्त मना है बल्कि अपराध की श्रेणी में रखा जाता है। ये पदार्थ और ड्रग्स ऐसे टूल हैं जो हमें बदलते हैं, ठीक वैसे ही जैसे एआई। बस फर्क इतना है कि ये पदार्थ ड्रग्स हमारे पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, रक्त वाहिनियों के जरिए तंत्र का पथ के संपर्क में आते हैं, जबकि एआई देखने, सुनने, सामाजिक तंत्र के जरिए वहां तक पहुंचता है। बल्कि एआई कहीं अधिक गहराई से बदलता है। गौर कीजिए कि सोशल मीडिया और उससे जुड़ी टेक्नोलॉजी कैसे ध्यान को नियंत्रित कर रही है, मानसिक स्वास्थ्य के संकट पैदा कर रही हैं, समाज को बांट रही हैं, बहुत कुछ कर रही हैं। एआई ऐसा ही टूल है जो इंसानों को बदल रहा है। कई इसकी विध्वंसतावक से हैरान भी हैं। एक बात तो साफ है कि आप जितना ज़्यादा एआई का इस्तेमाल करेंगे उतना ही खुद के बारे में कम सोचेंगे। इसका नतीजा यह है कि सोचने की क्षमता कम हो जाती है। इन दोनों शैक्षणिक संस्थानों में क्या हो रहा है कि शिक्षण संस्थानों का मूल उद्देश्य इंसान को सोचने की क्षमता को विकसित करना है, लेकिन वहाँ इसका उल्टा हो रहा है। शिक्षक और छात्र सोचने की जिम्मेदारी एआई को सौंप रहे हैं। एआई शिक्षकों के लिए पाठ्यक्रम, शिक्षण योजना, पाठ्य पुस्तकें, असाइनमेंट और परीक्षा के प्रश्न पत्र तक सेट कर रहा है, जब छात्र जवाब के लिए एआई का इस्तेमाल कर रहे हैं। यह तो एक धोखा है। तो शिक्षा ख़त्म करना एआई से इंसानियत को पहला खतरा है। इसलिए अब कई संस्थान और शिक्षक एआई के खिलाफ दृढ़ हो गए हैं। निसंदेह मौजूदा डिजिटल दुनिया में एआई को रोकना नामुमकिन है। इसलिए वे शिक्षण के पुराने तरीकों पर वापस जा रहे हैं, यानी कक्षा में आमने सामने बैठ कर के पढ़ाई करना। इंसानी गतिविधियों में एआई से होने वाले नुकसान को कम करने के लिए बहुत ज़्यादा कोशिशों की जरूरत होती है। यहाँ तक कि शिक्षा का सवाल है कि पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो इसका मतलब है कि युवाओं को ड्रग्स दे रहे हैं
और यह ड्रग कोकीन से ज़्यादा खतरनाक है। तो यही से कैसे मतलब अपने विचार खत्म हो रहे हैं, क्रिएटिविटी कैसे खत्म हो रही है, बहुत ही शानदार एटीट्यूड लिखा है। और इससे पहले समानता की बजाय मतलब वही है कि इस पे जो एटीट्यूड लिखा है कि जो दुनिया भर में जो आर्थिक असमानता कम हो रही है, मतलब सोच रहे हैं मतलब भारत में भुखमरी, कुपोषण, बेरोजगारी से एक तबका बहुत परेशान है और एक बस्ता है उसका मतलब 20 साल में कम से कम 62% उसकी वृद्धि हो गई, यानी बहुत अमीर बन गया है वो। तो इस संबंध में बोला है। और यह अंतरिक्ष में उम्मीद की नई उड़ान, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन एक ताकतवर एजेंसी है और तो जिसने कि LVM-3 और M5 इसके जरिए मतलब एक उपग्रह GSAT-R को प्रक्षेपित किया है। इसी प्रकार से कई अपने एडिटोरियल देखे, विदेशी निवेशकों के बारे में देखा, बहुत ही शानदार एडिटोरियल रहा। वही लोगों को भरोसा उठ रहा है, मतलब रेडी नहीं हो रहे हैं कि भारत में इन्वेस्टमेंट करना है कि नहीं करना है। बिजनेस स्टैंडर्ड का महिलाओं को नकदी हस्तांतरण संबंध था। और इससे पहले बिहार के अभी चुनाव, आज 13 तारीख को आज वोट डल गया है और 11 तारीख को भी चुनाव होना है। तो इससे संबंधित जो उन्होंने 10-10 हज़ार रुपये सारी महिलाओं को दे दिए हैं, तो और भी कई बातें हैं, तो उससे संबंधित ही एडिटोरियल था। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।